कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग शायद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिए थे। होता क्या है, आई थिंक यहाँ तक कर चुके थे। हमने दो कंटेनर लिया था, हमारे पास एक साइड सॉल्यूशन और दूसरे साइड सॉल्वेंट रखा था। किधर ज़्यादा प्रेशर था? सॉल्वेंट के साइड हमारे पास ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि वो ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा, तो ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या हुआ कि वो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाया, और उसके बाद क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करने शुरू कर दिए। कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन? किस कंसंट्रेशन हम जो बोलते हैं जनरली सॉल्यूट के बेसिस पे बोलते हैं, तब बताओ। लोअर से हायर, लोअर से हायर जो आएगा, जो तुम लोग जो नेट में सर्च करके हायर लोअर कर रहे हो, वो एक्चुअली वो बायो के बेसिस पे है, वो सॉल्वेंट बेसिस है। बार बार बोल चुका हूं, केमिस्ट्री में सॉल्यूट का निकालते मोलारिटी, सॉल्वेंट का नहीं निकालते। अरे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ही नहीं, तो अजीब हरकत है तुम लोगों का। तो हमारे पास क्या था कि हम सॉल्वेंट साइड ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एसपीएम के थ्रू माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। किधर? जिधर हमारे पास सॉल्यूशन है। क्लियर? अब इसी फेनोमेना को रोकने के लिए क्या कर रहे थे, एडिशनल प्रेशर हमने अप्लाई किया था, और वो उसी एडिशनल प्रेशर को क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? यहां तक आई थिंक हमने कर लिया था। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास हाई होगा उतना ज्यादा वेपर कम क्रिएट होगा, मतलब उतना ज्यादा हमें एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उसके बराबर करने के लिए। यहां तक क्लियर हो चुका था। आगे बढ़े, चलिए हूं से अब थोड़ा आगे हूं करते हैं। चलिए तो अब यहां से देखना कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। तो अगर हम प्रेशर ऑफ, अच्छा पहले तो पूछ लेते हैं, समझ में आ रहा है पवन बाबू? लास्ट क्लास में नहीं थे, क्या क्या बोले भी बताओ। चलो थोड़ा सा देखो, डायग्राम बना लेते हैं ताकि कुछ रिलेट कर पाओ। ये हमारे पास कंटेनर कंसिडर किए थे। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास एसपीएम होगा। एसपीएम कहने का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि ऐसा एक सिंपल समझो कि पर्दा लगा रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इस पर्दे को क्रॉस कौन सिर्फ करेगा, सॉल्वेंट क्रॉस करेगा, सॉल्यूट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारे पास, तो इसमें हमने क्या किया था कि दो सॉल्यूशन भरा। एक साइड हमने कंसिडर किया था कि हमारे पास सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है, इधर हम लोग मान रहे हैं कि सॉल्वेंट है, और दूसरे साइड जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन है। ये हमारे पास सॉल्यूशन था और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का हमारे पास ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा, सॉल्वेंट का हमारे पास ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा। अगर ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा तो ये प्रेशर भी क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। और दूसरे में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो वेपर बनेगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम बनेगा। अगर कम बनेगा तो ये जो प्रेशर भी लगाएगा वो क्या लगाएगा, कम लगाएगा। इसमें एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा प्रेशर। तो अगर इधर ज्यादा प्रेशर, तो इधर ज्यादा प्रेशर होगा तो इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो मूव सिर्फ किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का। तो अगर हम सॉल्वेंट का मूव होगा तो इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो इसमें हमारे पास सॉल्वेंट मतलब कि इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे अगर पानी लिए तो पानी है, और इधर सॉल्यूशन करने मतलब है पानी में या तो नमक डालें, चीनी डालें, कुछ डाले होंगे। तो जो हमारे पास वेपर कम बनाएगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे दोनों एनर्जी कंज्यूम करेगा, सॉल्वेंट भी और सॉलिड भी। मगर जैसे नमक एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो हमारे पास वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा। नमक को देखो रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो भाप में थोड़ी चेंज होता है, नहीं चेंज होगा। मगर पानी रखोगे तो पानी वेपर में चेंज होगा। तो
बीच में टपकने वाला, तो ये हमारे पास ज़्यादा वेपर बनाएगा, ये कम वेपर बनाएगा, और कम वेपर बनाएगा तो इधर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। और इसी मूवमेंट को हम जो बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन आपने कंसिडर किया है कि यहाँ पे हमारे पास लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है, किसका? सॉल्यूट का। तो इसी जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल का, इसी को क्या बोल रहे थे? ऑस्मोसिस। और अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोल रहे थे कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे अगर हमारे पास इस केस में क्या, इधर प्रेशर कम है तो इधर प्रेशर कम है, तो इधर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करना पड़ रहा होगा, इधर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया होगा, इसी को हम मान रहे हैं पी एक्सटर्नल। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर दोनों, अगर मान के चलो इधर 5 एटीएम था, इधर 3 एटीएम, तो 5 एटीएम वाला ज़्यादा प्रेशर दबाना शुरू कर देगा इधर। तो अगर हमारे पास अगर 5 एटीएम है, इधर 3 एटीएम है, तो अगर दोनों साइड अगर मूवमेंट रोक देना है तो दोनों साइड कितना होना चाहिए? 5-5 एटीएम। अगर 5-5 एटीएम होना चाहिए तो इधर 3 एटीएम के लिए एक्स्ट्रा कितना जरूरत पड़ा? 2 एटीएम। तो यही 2 एटीएम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर इतनी बात है? तो अब यहां से थोड़ा सा देखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी नॉट हम कंसिडर करें सॉल्वेंट का, माइनस हमारे पास पी एस क्या होगा? सॉल्यूशन। यही तो डिफरेंस था। हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सॉल्यूशन कम प्रेशर लगाएगा, तो जो डिफरेंस होगा वही तो एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो वही तो हो गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं पाई से। अगर हम लोग पाई से इंडिकेट करने वाले हैं तो पाई का जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन पे, कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें रखोगे कम वेपर क्रिएट होगा, अगर कम वेपर क्रिएट होगा तो बाहर से और ज़्यादा चाहिए। बात समझ में? दूसरा, अब हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कोई बता सकता है? क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंडेंट। देखो यहां से हाई टेम्परेचर पे वेपर भी ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा होगा ना रे। अगर सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मगर सॉल्वेंट का और ज्यादा बढ़ेगा और सॉल्यूशन का कम बढ़ेगा। बढ़ेगा तो दोनों का, मगर सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सॉल्वेंट का कम बढ़ेगा, सॉल्यूशन का कम बढ़ेगा। तो अगर कम बढ़ेगा तो हमारे पास जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? दोनों बात क्लियर कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना कम वेपर प्रेशर उसका क्रिएट होगा, तो उतना ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए। दूसरा, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ाओगे, नो डाउट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का बढ़ेगा, मगर सॉल्वेंट का कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा, और उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा मतलब जो डिफरेंस है वही तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करेगा। तो पाई इज इक्वल्स, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सी और टी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम इंट्रोड्यूस हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आर सी टी, या इसको बेहतर कर देते हैं कि पाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी आर टी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने बस कुछ नहीं किया, अरेंज कर दिया। तो पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब मोलारिटी से हमारा है नाता, मोलालिटी से नहीं, मोलारिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर। दूसरा आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो केल्विन में रखेंगे। तो वेयर पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। हाँ, दूसरा हमारे पास आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर का वैल्यू कितना होता है? 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। और हमारे पास दूसरा जो 0.083 ये आ जाएगा आपका बार
लीटर पर केल्विन पर मोल। यही जनरली दो ही यूज होगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। और T हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन में। लिख लीजिए। बोलो नवनीत, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर लिख, घर पे लिखेगा। ये भी है, कम से कम यहाँ कंसंट्रेशन रखना। हाँ, क्या वो अच्छा, इसको और थोड़ा सा देखना चाहोगे? एक छोटा सा और लिखते रहना, पहले लिख ही लो, इसको एक और पढ़ाएंगे। क्या हुआ? ठीक, जल्दी 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 से डराना, लिख ले ये, तो लिख लो फिर जल्दी। ये हमारे पास गैस का ही तो प्रेशर का डिफरेंस है। अगर गैस को आइडियल गैस मान लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग ये ड्राइव कर देंगे अभी। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन बाय अगर वी कर देंगे तो क्या आ गया? कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल्स टू सी आर टी लिख सकते हैं। P क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये याद मत रखना, तो लिख सकते हो, इसको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। जैसे अगर हम यही चीज़ लिखेंगे, भाई कुछ ज़्यादा लिख दिए, हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, P इज इक्वल्स टू एन बाय वी, आर टी लिख सकते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, बी वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर वॉल्यूम इन लीटर तो क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन ही तो हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी लिख सकते हैं, वही चीज़ है। और ये इसलिए एप्लीकेबल हुआ क्योंकि हम वेपर फेज का प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? सीना दबा रहा है, तो सीने में दर्द होने लगा अभी से, जिंदगी नरक हो गया। लिख ली दरअसल? हो गया सबका? रोशनी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना हमारे पास, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नहीं, अभी यहाँ से दो तीन टर्म समझना। एक हमारे पास टर्म्स आपको पता होना चाहिए, हाइपर, हाइपो और आइसो, पहले भी मालूम होना चाहिए। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब सेम। आइसोटोपिक, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोडाइफर, ऐसा कुछ पढ़ाए हैं। आइसो मतलब पहले बताए थे सेम होता है। क्लियर? चलो अब यहाँ आना, हमारे पास अलग अलग टर्म्स होंगे। ऐसा उससे पहले हम लोग छोटा सा एक और चीज़ देख लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा वो समझना, वही है आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को उल्टा कर देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था हमारे पास? लोअर कंसंट्रेशन से हमारे पास हायर कंसंट्रेशन को मूव कर रहा था, लोअर टू हमारे पास हायर मूव कर रहा है। तो अगर रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे तो हायर टू लोअर। ये कब होगा दरअसल? बहुत अच्छा दरअसल, दो दो पैदा हो गए हैं दरअसल। किधर प्रेशर लगाएंगे? ये दो चैम्बर है हमारे पास, दो चैम्बर में किधर प्रेशर तुम लगाना चाह रहे हो? सॉल्वेंट साइड या सॉल्यूशन साइड? सॉल्यूशन साइड। और किसी का कुछ कहना? बात जो बोल रहे हैं यहां से पहले सुनना, प्रेशर किधर लगाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के साइड? सॉल्यूशन के साइड। किसी को सॉल्वेंट बोलना है? सब सॉल्वेंट हो, सॉरी सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा। अरे जिधर हमारे पास देखो, यहाँ पे पहले प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पे कम, तो ये मूवमेंट हो रहा था, इसी को ऑस्मोसिस बोल रहे थे। अगर उल्टा करना है तो इधर वाला प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अब इधर तो प्रेशर कम है, तो
ये जो एक्सटर्नल जो प्रेशर ऐड कर रहे हो, वो जो पहले क्या कर रहे थे, इक्वल करने के लिए पहले इक्वल करना था आपको, ये मूवमेंट रोकना था। अगर ज्यादा प्रेशर इधर लगा दोगे, मान के चलो जैसे अभी बोल रहे थे 5 एटीएम है, इधर 3 एटीएम है, तो 2 एटीएम ऐड कर रहे हो। अगर 2 एटीएम की जगह 3 एटीएम कर देंगे तो टोटल इधर कितना हो जाएगा, 6 और इधर 5। अब मूवमेंट प्रेशर इधर ज्यादा, इधर प्रेशर कम, तो इधर सॉलिड मॉलिक्यूल्स घूमना मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां से समझना, ये जो अब सॉल्यूशन है वो आपका है गंदा पानी, इम्प्योरिटी, तो ये कंसंट्रेशन होगा। साफ पानी में इम्प्योरिटी कम, बात समझ में आ रहा है? ये गंदा पानी और ये आपका साफ पानी, तो साफ पानी में कंसंट्रेशन कम और गंदा पानी में कंसंट्रेशन ज्यादा, तो प्रेशर अगर एग्जर्ट करोगे तो ये साफ पानी मिल जाएगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब गंदा पानी, सॉल्वेंट कहने का मतलब प्योर पानी जो पी रहे हो। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में यही तो होता है कि गंदे पानी से हमारे पास किस में आता है, साफ पानी। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव जब करेगा तभी तो हमारे पास होगा। जब जहां गंदा पानी है मतलब कंसंट्रेशन हाई, साफ पानी में कंसंट्रेशन कम, क्योंकि पानी में ही तो इम्प्योरिटी डाले हो ना, और पानी में इम्प्योरिटी डाले हो तो इम्प्योरिटी का तो कंसंट्रेशन निकालते हो, तो इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन हमारे पास सॉल्यूशन फेज में ज्यादा, सॉल्वेंट में कम। बात समझ में आया? ये जैसे अगर आप टीडीएस वाला मेजर करते हो तो टीडीएस जब टैप वाटर का करते हो ज्यादा, तो टीडीएस क्या है, मिनरल्स या फिर हमारे पास जो हैवी मेटल का कंपोजिशन ज्यादा होने के कारण उसका वैल्यू ज्यादा होता है। और जब आप वही फिल्टर करते हो तो वो टीडीएस वैल्यू कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ क्या होगा, पानी मूव किया होगा, ये सॉल्यूशन मूव नहीं किया होगा। ये आप पानी पीते हो, और ये जो गंदा पानी जब यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, एक लिमिटेड जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही तो मूव कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मूव कर पाएगा। तो यहाँ से आपका सिंपली क्या होता है कि जब मूवमेंट रुक जाएगा तो पानी बाहर निकल जाता है। जो जब आरओ में देखते हो तो एक में आपका स्टोर होता है फ्रेश पानी, और एक होता है आउटलेट जिसमें और खारा पानी आएगा, तो वही ये गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा। क्या बात समझ में आया? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस किधर लगाएंगे, सॉल्यूशन साइड, इम्प्योरिटी साइड। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन साइड अगर प्रेशर जितना रिक्वायर्ड था उससे एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे सॉल्यूशन साइड, तो हमारे पास क्या फेनोमेना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बात समझ में आया? और इसमें हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। अब मेरे को ये बताओ, जिससे पूछेंगे बस वही बताना। सूरज बताओ, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में अपने आप कौन होगा? हाँ, ऑस्मोसिस। पवन बाबू, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? अपने आप कि ऑस्मोसिस को अपने आप हो जाएगा या रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप होता है? अजय, ऑस्मोसिस तू बता। ऑस्मोसिस, आरओ अपने आप काम करता है या हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। आरओ का ही तो फुल फॉर्म है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें ऐसा अपने आप नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा तो ऑस्मोसिस अपने आप होगा। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हो कि जब किशमिश डाल रहे हो, किशमिश या फिर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या चना आप भिगो रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो ऑस्मोसिस हो रहा है, अपने आप होगा। मगर जब आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना है, जिधर हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और उससे अगर और पानी निकालना है तो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कवर कर लेना पड़ेगा। वही तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे थे, प्रेशर जो ऐड कर रहे थे तो बाहर से ऐड कर रहे थे ना, वो तो अपने आप जनरेट नहीं हुआ। क्लियर इतनी बात है? चलो, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या गलत है? ठीक। अब देखो हमारे पास क्या बोल रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर देंगे तो क्या फेनोमेना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ एक्स्ट्रा प्रेशर exerted
on exerted, if extra pressure exerted, ये जो exert कर रहे हैं वो as compared to osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं. इफ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन then solvent particle move from higher, हाँ सॉल्वेंट ही तो मूव होगा, सॉलिड कभी थोड़ी मूव होगा. तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration, and this phenomena is known as reverse osmosis. क्लियर? अरे हाँ या ना? चलो अब यहां से तीन टर्म्स जो हम लोग बात कर रहे थे, हाइपर, लोअर कंसंट्रेशन से कैसे होगा, हायर से लोअर होगा ना. ये कहां ऑस्मोसिस में क्या कर रहे थे, लोअर से हायर. सॉल्यूट कभी मूव ही नहीं करता, कितनी बार बोल चुके हैं, सिर्फ सॉल्वेंट. पहला जो तुम जो वो सॉल्यूट देखो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ही कभी भी अगर, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमने यहाँ से नमक लिया और पानी में मिक्स कर दिया, तो कंसेंट्रेशन किसका निकालोगे, पानी का कि नमक का? नमक का निकालोगे ना, तो सॉल्यूट का निकालोगे. तो सॉल्यूट हमारे पास पहले इसमें क्या था, लो, और इसमें हाई. तो तुम लोग बार बार सॉल्वेंट के बेसिस पे पीछे मत पड़ जाओ. सॉल्यूट के बेसिस पे कंसंट्रेशन जब भी बात करते हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालते हैं, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन नहीं निकालते. तो अगर हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा था, तो अबर कहां से मूव करेगा, हाई से. बात समझ में आया? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि जिधर हायर कंसंट्रेशन होगा उधर वेपर प्रेशर भी कम होगा. तो तुम जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हो, पहले बराबर करना चाह रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोसिस रोकना चाह रहे थे, तो दोनों का प्रेशर जब बराबर हो जाए, तो जिधर कम था उधर तुम ऐड कर रहे थे. अगर जितना ऐड करना था उससे ज्यादा ऐड कर दोगे, तब क्या होगा कि हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में जिधर प्रेशर कम था उधर का सॉलिड मूव करना स्टार्ट कर देगा. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास तीन टर्म्स को देखेंगे. एक है हमारे पास हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये जितने भी बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से. अगर मान के चलो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है और दूसरे का 20 है, सॉल्यूशन ए लिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 10, सॉल्यूशन बी लिए उसका 20, तो हाइपर कौन हुआ 20 वाला, हाइपो कौन हुआ 10 वाला. आइसोटोनिक कब हो जाएगा, जब 10 हमारे पास प्रेशर हो या फिर 20 हो, जितना भी प्रेशर हो, दो सॉल्यूशन का आइडेंटिकल हो गया तो आइसोटोनिक. क्लियर? आइसोटोनिक जब सेम. हाइपर हमारे पास जिसका अगर दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपर, और हाइपो तो अगर दो सॉल्यूशन में जिसका कम होगा वो हाइपो. तो ये हमारे पास कंपेयर्ड, ये रिलेटिव टर्म्स है. तो जैसे अगर हम बात बोले कि अगर हमारे पास अगर दो आदमी है, दोनों का हाइट, एक का हाइट है हमारे पास 6 फीट 5 इंच और एक का है 6 फीट 4 इंच, तो जनरली बोल सकते दोनों हाइट दोनों लंबे हैं, मगर दोनों में जो 6'5" है वो हमारे पास ज़्यादा. तो जैसे ही जो लंबा और हमारे पास जो बौना का कंपैरेटिवली क्वांटिटी है सेम ही हमारे पास, ये भी एक रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई दो को कंपेयर कर रहे हैं. क्लियर? तो ये एक रिलेटिव टर्म्स है. ये सारा हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म्स, इट इज़ रिलेटिव टर्म्स. ये हमारे पास एक को देख के कभी भी नहीं, हम एक सॉल्यूशन को देख के ये नहीं बताएंगे कि ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है. हमें कम से कम कंपेयर करने के लिए दो सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर हमारे पास ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑस्मोटिक
pressure of A is greater than osmotic pressure हमारे पास B, तो ऐसा पाई ए सॉरी जो पाई ए ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास पाई बी, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर ये ज़्यादा है तो ए क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक, बी क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक. सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक. यहाँ पे एक ऐसा लिख सकते हो एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन बी, और इसमें एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए. और जब हमारे पास दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाए, इफ पाई ए इज इक्वल्स टू हमारे पास पाई बी, देन इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक करने का मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी दोनों सेम होगा. क्लियर यहां तक? अब हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है उसी को ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था. वेपर ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी बताया था, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी और थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी. एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में वही जो आप फॉर्मूला था वो यहाँ पे भी आएगा. तो पहले ये जल्दी लिख लीजिए. किस चीज़ का चिंता है नवनीत? चेहरे से लग रहा है कि चिंता में डूबा हुआ है. और जोर से बोल. टीम डूब गया. हमारे पास दुखी होने के लिए बहुत सारे रीजन है. बहुत तुम लोग अनुमान लगाता है. नहीं बताओ, जो पूछते हैं वो बताओ. चलो हो गया. अरे हो गया. चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है. दो सॉल्यूशन है ए और बी, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ दोनों ही ए और जो जैसे सेम जो कंटेनर कंसीडर कर रहे थे, जैसे अगर हम कंटेनर कंसीडर कर रहे थे ये कंटेनर है और कंटेनर को सेपरेट किया गया है किससे, एसपीएम से. ये हमारे पास एसपीएम है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ए है और हमारे पास सॉल्यूशन बी. बी सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन दोनों ही है. दोनों, बस ये प्रॉब्लम है कि जिस सॉल्यूट से ये बना हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ए बना होगा, उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बी भी बना हुआ है, बस अमाउंट अलग अलग होगा या सेम होगा वो आपको बताना है. आपको बताना है सबसे पहला दिखा हुआ क्या है, इफ. अच्छा इफ कुछ ज्यादा हो गया. इफ सॉल्यूशन
A and B are made of same solute and solvent. हमारे पास A और B जो सॉल्यूशन बना हुआ है सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट से बना हुआ है, देन इफ क्या लिया, A is hypertonic as compared to solution B. A क्या है, हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू B. आपको बताना है फाइंड द रिलेशन. अच्छा इसमें सीधा सिंपली करते हैं, फाइंड द रिलेशन नहीं करते हैं. चूज द करेक्ट रिलेशन. आपको सही रिलेशन बताना है. मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है. कंसंट्रेशन जो हमारे पास A का होगा वो हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ B. दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है वो वेपर प्रेशर ऑफ A से ज्यादा होगा वेपर प्रेशर हमारे पास B का. तीसरा जो दिया हुआ है वो आपका लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो B का ज़्यादा दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट A के कंपैरिजन में. और चौथा जो दिया हुआ है वो फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे लिखा हुआ है. तो फ्रीजिंग पॉइंट के जगह पे टेम्परेचर लिखना. फ्रीजिंग टेम्परेचर A का ज़्यादा दिया हुआ है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ B. तो आपको बताना है कि कितने रिलेशन हमारे पास करेक्ट हैं. मोर देन वन भी हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है. 3. चले अपना अपना अनुमान लगा के रखिए. क्या चीज, अच्छा सॉरी यहाँ पे B और A कर देते हैं. मतलब 1 और 3. और किसी का कुछ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताए थे, तो फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन पूछा हुआ है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा. चलो हो गया 1 to 4. अपना अपना सब अनुमान लगा लो और देखना कौन कौन सा किसका करेक्ट होता है. चले अब यहां से देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक A जो है हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू B. तो ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पाई A होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई B. अब पाई इज इक्वल्स टू CRT कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन B का. ये हमारे पास RT और RT कैंसिल हो जाएगा. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब दोनों सेम ही टेम्परेचर पे होगा. तो यहां से पता क्या चला, कंसंट्रेशन जो A ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B. तो पहला हमारे पास कंसंट्रेशन वाला सही. अब यहां से समझना. दूसरा वेपर प्रेशर. अब यहां पे आए, वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली होगा. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखे हो, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रखोगे तो वेपर कम क्रिएट होगा ना, और वेपर कम क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा. तो जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना कम वेपर क्रिएट करने देगा. बात समझ में आया? तो हमारे पास वेपर प्रेशर और जो कंसंट्रेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो कंसंट्रेशन A का ज्यादा तो वेपर प्रेशर 2. कौन बोल रहा था? चलो नेक्स्ट देखना, बॉइलिंग टेम्परेचर. कंसंट्रेशन बॉइलिंग टेम्परेचर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग टेम्परेचर पड़े वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा. क्या बात समझ में आया? तो यहां पे हमारे पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा था, A का ज्यादा. तो तीसरा, अरे जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना कम वेपर क्रिएट होगा.
अरे बी और ए कर दिए हैं तो बी बी होगा, तो बी बी तुम कैसे मार दिया तीसरा होगा? मैं यही बता दो, तुम दोनों बराबर होना चाहिए ना। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर और बी बॉइलिंग टेम्परेचर और बी, तो तुम कैसे कर सकते हो बी से बी का ज्यादा? 5 से 5 ज्यादा हो सकता है? 5 और 5 बराबर ना होगा? हद है यार। चौथे पे आते हैं। हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे कैसा डिपेंड करेगा? इनवर्सली डिपेंड करता है, समझना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जितना मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चेंज इन टेम्परेचर जो सॉल्वेंट होगा वो पहले, अगर मान के चलो पानी लिए तो पहले 0 पे फ्रीज हो रहा होगा, वो अब अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो 0 से नीचे आएगा ना। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आया? नहीं? अरे तो जैसे समझो। तो ये हमारे पास क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन किसका ज्यादा? ए का ज्यादा, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट बी का, सॉरी हाँ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे ये ठीक तो है रे, कंसंट्रेशन ए का ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट बी का। ए का अगर ज्यादा कंसंट्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट तो उल्टा हो जाएगा ना। मान के चलो ये अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा मान के चलो कि ये 10 डिग्री -10 डिग्री पे हमारे पास फ्रीज होगा। और दूसरा अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो कम टेम्परेचर पे होगा, 10 से तो कम ही होगा, -5। तो दोनों में से कम कौन है? बात समझा? तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन, अरे नहीं सॉरी, बी का हमारे पास होगा। चलो तो हमारे पास 1 और 2 सही था, ये साइड में लिख लेना। अच्छा अब मेरे को बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन आएगा? इनवर्सली कैसे होगा बालक? ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन क्या होगा? सोचो, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना कम वेपर क्रिएट होगा, तो बाहर से उतना और लेना पड़ेगा। तो यहां साइड में लिख लेना कि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में कंसंट्रेशन जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। क्लियर? ये साइड में लिख ले, देख लीजिए ए का कंसंट्रेशन ज्यादा तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो ज्यादा था। क्लियर? ये साइड में भी लिख लीजिएगा रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकता है कि अगर कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है या फ्रीजिंग पॉइंट ही दे दिया। अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में दिया हुआ था, आपको हो सकता है कि वेपर प्रेशर के टर्म्स में दे दे, आपको बॉइलिंग टेम्परेचर के टर्म्स में दे दे। तो किसी के रिस्पेक्ट में अगर एक बार रिलेशन निकाल लिए तो बाकी में पुट कर सकते हो। क्लियर? बढ़े आगे। कौन पानी लाया था रे? तुम लाया था? ऐसा तो नहीं नल वाला भरा है? कहा ऐसा लग रहा है कि टेस्ट अलग है। इतना हरामी तो नहीं है, इतना तो भरोसा करते हैं इस पे। मतलब हम दरअसल पे करते हैं भरोसा, तो मतलब तुम टेस्ट करके रख चुका तू। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन देखिए, देख थोड़ा सा। अरे लिखा है कोई रे? तो लिखा है तो फिर बगल वाले देखना। तुम्हारे एक के चलते पूरा क्लास को काहे रोके? चलो देखो क्वेश्चंस देखना।
Two solution A and B have a osmotic pressure 3.5 atm and 2.1 atm respectively at the same temperature when connected via a semi-permeable membrane. Net osmosis will occur. क्या होगा? B to A कि A to B? मार ही कर लो आज तुम लोग. यहां से समझना, यहां पे हम लोग A रख रहे हैं और यहां पे B. क्लियर? अब यहां से देखो, टू सॉल्यूशन A एंड B हैव अ ऑस्मोटिक प्रेशर. वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया हुआ है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ना रे. तो ये इसमें हमारे पास A में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा और B में कम. तो मतलब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा. ये बात समझ में आ रहा है? अब क्लियर समझ में आया? ये वेपर प्रेशर नहीं लिखा हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है कि इसके रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट के साथ लेते हैं तो मूवमेंट रोकने के लिए ए में हमारे पास कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता? 3.5 एटीएम. और इसमें हमारे पास मूवमेंट को रोकने के लिए 2.1 एटीएम. क्या बात समझ में आया? तो ये तो रोकने के लिए लगाया जा रहा है ना. बात समझ में आया? ये बाहर से अप्लाई, अगर ये हटा देंगे तो प्रेशर ज्यादा किसका होगा? बी का होगा ना. तो बी का ज्यादा हो तभी तो कम रिक्वायर्ड था रोकने के लिए. ए का वेपर प्रेशर कम होगा तो ये ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. तो प्रेशर बी का ज्यादा, तो बी से कहां जाएगा? क्या बात समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से समझना, ये दिया हुआ दो सॉल्यूशन दिया हुआ ए और बी, ये दो भी दिया हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो वो एक्स्ट्रा लगाते हैं ना, बाहर से लगाते हैं. तो ए में ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है, मतलब इसका कम प्रेशर फॉर्म हुआ होगा. जैसे मान के चलो कि दोनों में हमारे पास 4 एटीएम, अगर हमारे पास जो इसका प्योर सॉल्वेंट के साथ 4 एटीएम चाहिए, 4 एटीएम चाहिए, तो 4 एटीएम के लिए इसको बाहर से जरूरत पड़ रहा था 3.5. तो मतलब इसका सॉल्यूशन कितना बना रहा होगा? 0.5. इसमें हमारे पास कितना बना रहा होगा? 1.9. तो 4 बराबर करने के लिए 2.1. बात समझ में आ रहा है? तो इसमें कितना हो गया हमारे पास? 1.9 एटीएम. और इसमें कितना हो गया? 0.5 एटीएम. अगर 4 एटीएम अगर हमारे पास जरूरत था दोनों को बराबर करने, ऑस्मोसिस रोकने के लिए, तो इसमें अगर हम मान रहे हैं कि नेट प्रेशर 4 एटीएम था, तो 4 में हम घटा देंगे तो 0.5. टोटल में 4 ही एटीएम होना चाहिए. तो अगर ये बाहर से एक्स्ट्रा हम अगर ये ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कितना बना रहा होगा? 0.5 एटीएम. अब अगर वही 4 एटीएम इसमें भी कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें कितना हमारे पास जरूरत कितना पड़ रहा है? 2.1. तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन खुद कितना जनरेट कर रहा होगा? 1.9. तो 1.9 जनरेट हुआ तो ये तो सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना, ये तो ऐड कर रहे हो. ये अब जैसे हटाओगे तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका तो बी से ए का मूवमेंट. वेपर प्रेशर दे देता तब वो होता कि वेपर प्रेशर ए का ज्यादा और बी का कम. यहां वेपर प्रेशर नहीं लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है. वो तो रिक्वायर्ड है ना. क्या बात समझ में आया? क्लियर? तो हमारे पास मूवमेंट जो होगा वो फ्रॉम बी टू ए. बढ़े आगे. क्या दिया हुआ? सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ वाटर 27 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. इजिली कर सकते हो. अरे करोगे या बड़े आगे? बना. हाँ लग रहा है तो लगाओ न तुम. एक बार चेक कर लो, हो सकता है आंसर कुछ अलग भी हो. अभिषेक बाबू जल्दी जल्दी. कहाँ जल्दी वो आंसर लेगा? 20 कहाँ है? कैसे रहने दें? तुमको जे क्रैक नहीं करना है? अगर नहीं करना तब फिर रहने देंगे. हाँ तो फिर जल्दी कर. अरे फॉर्मूला तो लिखो, पाई इज इक्वल्स टू CRT. कंसंट्रेशन दे दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, आपको निकालना है.
ठीक तो कर रही, बनाओ ना। दिखा कैसे लिखा है? तो कहाँ लेकर आ रहा है? हाँ आओ। देखो यहां से सिंपली क्या है हमारे पास, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। मोलारिटी करने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ये किसका? हमारे पास सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है, देखो पानी दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देखना, अब यहां से सोचोगे 5 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं 100 ml में, तो सॉलिड को लिक्विड में जब डालते हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता। तो ऐसा मत सोचना कि 100 और इसको 5 ऐड कर देना, 105 पुट कर देना, मत करना, वो 100 ही होगा। जैसे अगर आप नमक ऐड कर रहे हो पानी में, तो अगर नॉमिनल अमाउंट में डालोगे, एक कंसिडरेबल अमाउंट में डालोगे, तो पानी का जो लेवल होगा ना, वो राइज नहीं हो जाएगा। तो यहां से देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, वेट कितना दे दिया हुआ है? 5, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 दे दिया हुआ है, वॉल्यूम 100 और ऊपर हमारे पास 1000। ये कंसंट्रेशन हो गया। आर का वैल्यू 0.0821 दे दिया हुआ है। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री, मतलब 273 ऐड करोगे 300 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब भी पुट करेंगे केल्विन में पुट करेंगे। अब यहां से देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 पचे 30, 50 आ जाएगा। अब हमारे पास 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 आ गया, इंटू 0.0821। अब मल्टीप्लाई करो। अच्छा हाँ 250, कोई बात नहीं ये। अब मल्टीप्लाई करना, 20 पॉइंट आ रहा है। 1 0 यहाँ पे जाएगा 25, 25 से तो कम ही आएगा, 20 आ सकता सर। क्या किससे? हाँ 6 पचे 30, 6 5 30। हमारे पास 1 0 तो बचेगा ना? नहीं, एक मिनट, यहाँ से 2 0 कैंसिल किए थे और 1 0 कैंसिल। अच्छा हाँ ठीक तो है। मल्टीप्लाई करो फिर, 25 एकम 25 का 5, हाथ में 2, 25 दूना 50, 50 और 2 52, हमारे पास 5, 25 8 200, 200 और 5, 205 आ जाएगा। पॉइंट कितने बीच पर है? 4, 1 2 3, ठीक तो रहे, 1 2 3 4। अच्छा 1 0 भी तो आएगा ना, सॉरी, ये आंसर आना चाहिए 20.5। बहुत अच्छा। हाँ कहाँ अभिषेक? कहाँ बोला था? तू तो 2 बोला था रे। इतना ज्यादा जो घूम जाता है ना, भरोसे लायक नहीं रहता है। गिरगिट भी सोच के थोड़ा सा रंग बदलता है जब उस पर अटैक होना होता है या शिकार करना होता है। तुमको कुछ नहीं होता, तुम बिदल में गलत हुआ, सीखेगा नेक्स्ट टाइम। कहाँ? बिल्कुल सर। आगे बढ़े, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A solution saw osmotic pressure of 4.92 atm at 27 degrees Celsius. It is prepared by dissolving 1.5 gram of polymer into 50 ml of water. वही फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे, सब कुछ पुट करना है, बस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट गायब कर दिया हुआ है। क्या चीज? पॉलीमर। पॉलीमर अब यहां से समझना, पॉलीथीन सुने हो, इथीन सुने हो? इथीन का मॉलिक्यूल अगर बार बार ले लेंगे, एक बार लेंगे तो वो मोनोमर कहलाता है। जब 1 यूनिट हो तो मोनोमर, 2 हो डाइमर, 3 हो ट्राइमर, 4 हो टेट्रामर, 5 हो पेंटामर। अब इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। मर मतलब यूनिट, पॉली मतलब बहुत सारा।
तो जब एक ही मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा यूनिट अपने आप से ही कनेक्टेड हो तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर? तो कुछ आपको पॉलीमर मतलब समझना नहीं, सॉल्यूट है वो, सीधा पॉलीमर जहां लिखा हुआ है सॉल्यूट समझ लो। अरे बना बस तू दूसरे के बातों पे बस लगा रहा। अरे पॉलीमर अभी तो बोले, वो बहुत सारा यूनिट होगा। तो पॉलीथीन जो देखते हैं वो एक छोटा सा थोड़ी है, उसमें इथीन मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे दिया हो रहा है? 4.92 इज इक्वल्स टू कितना डिसॉल्व करवा रहे हो? 1.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, पानी का जो वेट दिया हुआ है वो 250 दे दिया हुआ है, आर मतलब 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 300। तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो ये 1.5 4.92 इनटू हमारे पास 1000 250 0.0821 इनटू 300। अब इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा। अब जो भी मिल रहा हो देख लो। हाँ हाँ, ये वाला नहीं, उसको अब उसे यूज नहीं करेंगे, कम से कम तो ये वाला तो यूज नहीं करेंगे। हाँ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, दूसरा एआई यूज करेंगे, बहुत सारा एआई आ गया है आजकल। हाँ डीपसीक बेहतर रिजल्ट देता है। और हमारे पास देख लेना, काट सॉल्व करना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हो गया, बढ़े आगे। चलो देखो, बताओ कौन सा करेक्ट है। क्या बोले तुम लोग? पहला स्टेटमेंट में कितने लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहला में क्या प्रॉब्लम है? क्या सही है लग रहा है, गलत लग रहा है तुमको? क्यों गलत लग रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अब वो किस टेम्परेचर पे ऑब्जर्व कर रहे हो उसका फॉर्मूला है वो, मगर वो अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, कोई भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर करोगे तो वो सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ही करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर एंगल मत जुड़ा कर, वो तो वेपर प्रेशर भी आ जाता है कि हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, sorry, only on number of solute particle. Clear? दूसरे पर अब आते हैं, osmotic pressure is measured by height of the solvent column that balance solute pressure. अब ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। हाइट, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम कुछ नहीं है, वो प्रेशर बोल रहा है। अब यहां से समझना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ सॉल्वेंट कॉलम दैट बैलेंस बाय सॉल्यूट प्रेशर, इस चीज को समझना। अच्छा तुम लोग ने पढ़ा है कौन सा फ्लूइड्स मैकेनिज्म में जो अगर हम किसी चीज को प्रेशर लगाते हैं, हाइड्रोलिक वाला, हाइड्रोलिक प्रेशर, अगर हम यहाँ पे अगर दो सिलेंडर को कनेक्ट कर दिए हैं, अगर एक पे प्रेशर हम लगाएंगे तो दूसरे का हाइट क्या होगा? अब यहाँ पे फिर से वो देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम, हाइट ऑफ अ सॉल्वेंट कॉलम दैट बैलेंस बाय सॉल्यूट प्रेशर। ये चीज जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, गौर से समझना, सॉल्यूट की जगह पे सॉल्वेंट करना।
अब यहां से देखो, ये क्या बोल दिया हुआ है कि सॉल्वेंट का जो हाइट होगा, इस चीज पे आना, अब इनको अलग अलग कर रहे हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो कि एक पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास एक साइड क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट, और दूसरे साइड क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। अब देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम, हाइट ऑफ अ सॉल्वेंट कॉलम। अगर मान के चलो कि यहां पे सॉल्वेंट कॉलम में हमारे पास सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन में हमारे पास ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा। अरे ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा दबाएगा ना, तो ये लिक्विड ऊपर चला जाएगा। अब समझना, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट कॉलम दैट बैलेंस सॉल्यूट प्रेशर, कि हमारे पास यहां पे, अच्छा सेम ही तो, ठीक तो गया। अब यहां से देखो, इधर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कि इधर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करोगे और वो हाइट क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, तो वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बात समझ में आया? क्लियर? कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट का जो हाइट है वो सॉल्यूशन के द्वारा जो प्रेशर लगाने के बाद जो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा मतलब दोनों साइड प्रेशर इक्वल, तो इक्वल ही तो करना है ताकि मूवमेंट रुक जाए। तो अगर मूवमेंट रुक जाना तो दोनों साइड हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो सॉल्यूट के साइड प्रेशर लगाओगे, वही जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो उसी को तो बोल रहे हो। क्लियर? तो हमारे पास, अरे बी, जैसे हम एक्सप्लेन ही तो कर रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस जो डिफरेंस हो रहा था, अगर हमारे पास ये हाई था, इसको लो आना है और इसको थोड़ा सा राइज करना है, तो जो बैलेंस करने के लिए दोनों का जो एक्स्ट्रा जो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के साइड जो प्रेशर लगा रहे हो उसी को तो बोला है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। क्या ऑस्मोटिक, अच्छा एक मिनट जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, अच्छा अमाउंट पे तो हमारे पास बता ही नहीं रहा, मगर यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है, सॉल्यूट प्रेशर बैलेंस बाय द सॉल्यूट प्रेशर। अरे नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है, सॉल्यूट के साइड प्रेशर नहीं लिखा, सॉल्यूट प्रेशर लिखा, सॉल्यूट प्रेशर नहीं लगाता है, सॉल्यूट प्रेशर नहीं लगाता है, सॉल्यूशन ही प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है, बैलेंस बाय सॉल्यूट प्रेशर, तो सॉल्यूट तो प्रेशर नहीं लगाएगा। जैसे अगर नमक डालोगे पानी में तो नमक थोड़ी प्रेशर लगाएगा, वो तो डिसॉल्व हो रहा, वो उसके वेपर प्रेशर को इंपैक्ट करता है, सॉल्यूट का कोई प्रेशर नहीं होता। तो यह स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। तो हमारे पास ए इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्लियर? आगे बढ़े, चलो यहां से देखो, क्या दिया हुआ, कंपाउंड्स C6H12O6 undergoes polymerization in aqueous solution form। अच्छा यहाँ, अच्छा n टाइम्स ऑफ लिखा हुआ है, n टाइम्स ऑफ C6H10O5 द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ड्रॉप बाय। ठीक है, यहां से देखो, ये तुम्हें आगे अगर ये वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन होना चाहिए या एबनॉर्मल का। जैसे अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास 1 मोल लिए, 1 मोल को अगर हम डालेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डाले, तो 1 मोल के कारण हमारे पास चेंजेस देखने को मिल सकता था। अगर हमारे पास अब यहां से क्या है कि 1 मोल डाले, अब जादू हो गया कि 1 मोल 2 मोल में चेंज हो रहा है या 3 मोल में चेंज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे 1 मोल के बेसिस पे, मगर होगा कितना, जितना हमारे पास ब्रेक हो रहा 2 मोल या 3 मोल, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो वो जब डालोगे तब ना डिपेंड करेगा, तुम ऐड कर रहे हो 1 मगर हो कितना रहा है, जितना भी 2 या 3 जो भी कंसीडर कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पास अमाउंट बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, राइज करेगा। अगर हमारे पास मान के चलो दूसरा कंडीशन कि अगर हमने लिया 1 मोल और हम जब डालेंगे तो वो घट के हमारे पास हाफ मोल हो गया, एसोसिएशन। पहला केस क्या था, डिसोसिएशन, जिस केस में अमाउंट बढ़ रहा था। तो अगर हमारे पास 1 मोल डालें तो 1 मोल के बेसिस पे ऑब्जर्व करना चाहेंगे, मगर 1 मोल के बेसिस पे ऑब्जर्व होगा नहीं, क्योंकि वो अगर एसोसिएट कर गया तो अमाउंट क्या हो गया, घट गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, घटेगा।
तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को डाल रहे हैं मगर क्या हो रहा है, पॉलीमराइज। तो अगर हम मान के चलो कि इसका अगर हम n मोल्स लेके चल रहे हैं, अगर हम इसका n मोल्स लेके चल रहे हैं और n जो ग्रेटर दैन होगा वो मान के चलो 1, तो 1 से हमारे पास घटेगा ही 100%। 1 से ज्यादा होगा, मान के चलो अगर 10 मोल है, 10 मोल इंडिविजुअली डाले, मगर 10 मोल जैसे डाले तो वो कितना मोल बोल गया, सिंगल 1 मोल। अरे एसोसिएशन का केस है। तो अगर हमारे पास 10 मोल डाले और 1 मोल हो गया तो हमारे पास क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज घटेगा। डिसोसिएशन में क्या होगा, बढ़ेगा। एसोसिएशन में घटेगा, क्योंकि अमाउंट घट रहा है एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में जितना डाल रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब यहां से देखना, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ड्रॉप, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो घटेगा। क्यों, एसोसिएशन हो रहा है। और इसका रीजन पूछा, सबसे पहला क्या है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला तो दो नहीं होने वाला। अब दो चीज है, एक हमारे पास सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस। अब दो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो दोनों में सबसे करेक्ट कौन होगा, बी। अभी बोले 10 मोल अगर डाल रहे तो बन कितना रहा है, 1 मोल। बात समझ में आया। तो अगर 1 मोल बन रहा है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ, पहले भी लिखवा चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में देखोगे तो क्या लिखवाया है कि हमारे पास जो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, तो अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। कि जब डाल रहे थे 10 था, मगर जब ऑब्जर्व कर रहे तो वो 1 के नंबर के बेसिस पे दिखा रहा है, तो घट रहा है। क्लियर। चलो, कितने बजे तक था हमारा क्लास, 6:05। अब समझना वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर्स क्या था, आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में वेपर डेंसिटी या फिर वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व और हमारे पास थ्योरेटिकल, इसका रिलेशन बताया था। और वहां पे भी आपको लिखवाया था सेम वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है कि अगर हमारे पास जब हम जो सॉल्यूट हो, अगर हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करे, सॉल्वेंट में डालने पर या लिक्विड सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल एसोसिएशन शो करे या डिसोसिएशन शो करेंगे, तो जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास चेंज होगा। और उसी चेंज को पता करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से, या उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि नॉर्मल नहीं है, अब एबनॉर्मल होगा क्योंकि चेंजेस आ रहा है। क्या बात समझ में आया। तो एक छोटा सा लिख सकते हैं, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगोज association and dissociation, then colligative, then abnormal colligative properties are observe, which is calculated by using Venn Hoff फैक्टर या इक्वेशन जो भी लिखो, या अगर फैक्टर लिखे हुए तो वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या क्या होता है वो समझना। वेंट ऑफ फैक्टर होता है, इसको इंडिकेट करेंगे आई से, और आई बराबर क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय हमारे पास थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
अब इस चीज़ को थोड़ा समझना, जैसे अगर आप 1 मोल डाल रहे हो तो 1 मोल के बेस पे से जो कैलकुलेशन किए वो थियोरिटिकल हुआ, मगर जो आप एक्चुअली में ऑब्जर्व कर रहे हो वो हो गया आपका ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। अब इसी चीज़ को और भी लिख सकते हैं, आई हमारे पास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया, और हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ। और अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम आपने आपको पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय थियोरिटिकल, थियोरिटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो ये आई के बराबर होता है, मगर हम लोग जो आई देखेंगे वो 2 केस एसोसिएशन और डिसोसिएशन का देखेंगे। क्लियर? चलिए एक बार देख लीजिएगा, आपको एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम बताए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया वेपर डेंसिटी का रिलेशन ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, एक बार देख के आइएगा। थैंक यू एवरीवन।